फ्यूकस। फ्यूकस एक यूनिक ब्राउन एल्गी है जिसकी काफी मेडिसिनल और थेरेप्यूटिक वैल्यूज है, क्योंकि इस एल्गी में, इस ब्राउन एल्गी में बहुत डिफरेंट तरह की वोलेटाइल ऑयल्स रहती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत अलग अलग किस्म के मिनरल्स रहते हैं, विटामिन्स है, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कैरोटीन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। फ्यूकस में बहुत सारे ऐसे पॉलीसैकेराइड्स है जो कि बहुत समय लेके पचता है या तो एकदम ही डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे जो भी फूड मटेरियल है, तो ये एक तो जिनकी हार्ट या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, हाई ब्लड प्रेशर, तो इनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा थेरेप्यूटिक फूड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये ब्लड रिलेटेड डिजीज को छोड़ के भी कोई डिफरेंट जो डिजीजेस है उनमें ये काफी थैलासोथेरेपी में यूज होता है। इनफैक्ट इसकी जो थेरेप्यूटिक यूज, ये तो हम लोगों को बहुत पहले से ही, मतलब 18 सेंचुरी में से ही इंसानों को पता है, क्योंकि जो 18 सेंचुरी में फ्रांस में जो बेनेडिक्ट मॉन्क्स और नन थे, उनको इसकी जो थेरेप्यूटिक यूज बहुत पहले से ही पता था। इसीलिए जो उस जमाने में जैसे ज्यादा मेडिसिनली एडवांस तो हम नहीं थे, ज्यादा सर्जिकली एडवांस तो नहीं थे, तो इसीलिए ये फ्यूकस की प्लांट अलोंग विथ अदर थिंग्स, दे वर यूज्ड इन थैलासोथेरेपी। इसमें क्या होता है कि ये जो फ्यूकस है, इसको सॉल्ट, जो सी की सॉल्ट है या शोर की जो मिट्टी है, इसके साथ बहुत सारे चीजों को साथ मिला के एक थेरेप्यूटिक यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं कि थैलासोथेरेपी। सो हम देख ही रहे हैं कि फ्यूकस बहुत ही पहले से ही ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंट प्लांट, और अभी तो क्योंकि ड्यू टू मेडिसिनल एडवांस एंड सो मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, अभी भी ये प्लांट काफी इम्पोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयंतिका दास, और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्लांट दैट इज फ्यूकस, इसकी ओवरव्यू, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, और क्या-क्या थ्रेट्स है और कंजर्वेशन मेजर्स क्या-क्या लिए गए हैं, ये सारे मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी फ्यूकस की रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। ये प्लांट जो कि ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में बीएससी फर्स्ट सेम में किया जाता है, कहीं कहीं एमएससी में भी ये इंक्लूडेड है। सो लेक्चर वीडियो दो पार्ट में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जो फ्यूकस है, इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन देख लेते हैं। इसकी जो टैक्सोनॉमिक पोजीशन, ये काफी कोई भी एल्गी हो, इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन काफी मायने रखता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए, either they want the reproduction or life cycle, either they want the morphology or anatomy, कोई भी क्वेश्चन आए, यू हैव टू राइट द टैक्सोनॉमिक पोजीशन। इसमें काफी मार्क्स रहती है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स रहती है, तो यू शुड बी लर्निंग इट बाय हार्ट। क्लास फेइयोफाइसी, नाउ क्लास फेइयोफाइसी जो है, इसमें सारे ब्राउन एल्गी आ जाते हैं, जैसे जो भी जिसको हम केल्प बोलते हैं। सो तो सारे जो ब्राउन एल्गी, मतलब जिनमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, ये दोनों क्लोरोफिल है, पर क्लोरोफिल बी नहीं है, बीटा कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। तो ये सारे जो पिगमेंट्स, ये ब्राउन एल्गी में स्पेशली पाए जाते हैं। तो ये सारे इसमें फ्यूकस में पाए जाते हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी। नेक्स्ट देखते हैं
ऑर्डर फ्यूकालिस में, ऑर्डर जो फ्यूकालिस में है, इसमें बेसिकली वो सारे एल्गी आते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर है कि इसकी जो बॉडी है ये तीनों पोर्शन में डिवाइडेड है। एक तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हम होल्ड फास्ट, जो कि काफी अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। फिर आता है एक पोर्शन जिसको बोलते हैं स्टाइप। फिर आता है वैसे पत्ते वाला पोर्शन जिसको हम, ये एक रफ डायग्राम है, तो हम देखते हैं ये वाली पोर्शन जो है स्टाइप, ये वाली जो है होल्ड फास्ट जिसको मैं एच से लिख रही हूँ, और ये है फ्रॉन्ट। तो ये कोई भी ब्राउन एल्गी अगर ये तीनों पोर्शंस है तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूकालीज, ऑर्डर फ्यूकालीज। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें ये भी है कि इसमें एयर फील्ड ब्लडर भी रहता है। क्यों? क्योंकि अगर एयर फील्ड ब्लडर है, एयर है, तो नेचुरली ये फ्लोट करने में हेल्प करेगा। और अगर ये ऊपर फ्लोट हो सका तो इसकी जो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए इसको ज्यादा लाइट मिलेगी। तो ये सारे जो फीचर्स है ये है ऑर्डर फ्यूकालीज में। अब देखते हैं फैमिली फ्यूकेसी। जो फैमिली फ्यूकेसी है इसमें बहुत सारी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ब्राउन एल्गी आते हैं, जैसे लैमिनारिया हो गया, जैसे फ्यूकस हो गया, एस्कोफाइलम हो गया। तो स्पेशली एस्कोफाइलम काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो है ये मोस्टली रॉकी शोर्स में मिलते हैं, फैमिली फ्यूकेसी। तो जनरली फ्यूकस को हम कॉमन नेम में बोलते हैं इसको रॉकवीट या ब्लडर रैक। ब्लडर रैक क्योंकि इसमें एयर ब्लडर है, एयर ब्लडर है तो इसीलिए इसको ब्लडर रैक बोलते हैं। रैक, ये जो पोर्शन है रैक, WRAC के, ये मोस्टली ऐसे ही सीवीड को बोलते हैं, सिर्फ ब्राउन एल्गी नहीं, रेड एल्गी को भी बोलते हैं। और ये कभी कभी जो जब थोड़ा थोड़ा फ्रेगमेंटेशन के वजह से जब सी शोर में आके जाता है, मतलब रुक जाता है लो टाइड में स्पेशली, तो वो वाले जो बीच वॉश जो है उसको रैक जोन बोलते हैं। मतलब ये अगर दिस इज द सी, और लो टाइड में आके सारे जो एल्गी है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, एक जोन में जमा होते हैं, दैट जोन इज कॉल्ड द रैक जोन। और क्योंकि ये वाले जैसे फ्यूकस, ये भी इस जोन में व्हाट टू से जोन में एक्यूमुलेट होते हैं। तो इसको इसीलिए इसको कॉमन नेम इज ऑल्सो ब्लडर रैक, मतलब ब्लडर वाला प्लांट जो कि रैक जोन में एज ए बीच वॉश पाए जाते हैं ड्यूरिंग लो टाइड। So most common species are vesiculosus, serratus, spiralis और serranoides। इसकी हैबिटेट क्या है? पहले तो ये, इसकी हैबिट क्या है? पहले तो ये पेरिनियल है, मतलब एक ही साल में खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो मैच्योरिटी है, मतलब इसकी मैच्योर होने के लिए जो हाइट जरूरी होती है, दैट इज मैंने 70% ऑफ द एडल्ट हाइट, उसके लिए मिनिमम 2 years तो लगता ही है। दैट इज वाई it completes its life cycle within 2 to 3 years in very exposed site, और 4 to 5 year in sheltered site। मतलब क्या है कि जो एरिया में ज्यादा वेव एक्शन है, तो क्या होता है इसकी जो पत्ते हैं, ये जो पत्ते हैं जिसको हम फ्रॉन्ट बोलते हैं, तो दैट फ्रॉन्ट गेट्स फ्रैगमेंटेड, और ये कट होके
फिर से टाइट के साथ साथ स्टोर में आके जमा हो जाता है। तो अगर ज्यादा एक्सपोज्ड साइट है, मतलब ज्यादा वेव एक्शन है, तो इसकी डैमेज होने की चांसेस ज्यादा है। और क्योंकि हमको पता है कि इसकी जो लीफ है उसके ऊपर वाले पोर्शन में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहती है, तो इसीलिए जहाँ पे ज्यादा वेव एक्शन है, तो ये अगर लीफ ही कट जाए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो अगर इमेच्योर अवस्था में ही कट जाए, तो नेचुरली इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल भी अफेक्टेड होंगी। तो दैट इज व्हाई इसकी जो एक्सपोज्ड साइट में इसकी डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी भी कम होती है। और अगर ये बहुत ही शेल्टर्ड साइट रहती है तो ये बहुत ज्यादा दिन तक ये रह पाता है। सो इट इज पेरिनियल बट डिपेंड अपॉन द वेव एक्शन। सो हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग फैक्टर इज द वेव एक्शन। वाटर की मूवमेंट कैसी है, बहुत तेज जहाँ वेव है, तो नेचुरली उसकी लाइफ स्पेन कम होती है। और इसकी हैबिटेट क्या है, ये रहती है इंटरटाइडल जोन में। मतलब अगर ये सी है, ये लो टाइड है और ये हाई टाइड एरिया है, मतलब ये हाई टाइड एच टी, और ये है लो टाइड, तो ये वाले रीजन, ये वाले जो रीजन है इंटरटाइडल रीजन, यहाँ पे हमको ये वाली फ्यूकस मिल जाती है। पर ये इंटरटाइडल जोन में है, लेकिन इसकी जो है ये टेम्परेट रीजन में ज्यादा मिलते हैं। मतलब शैलो वाटर तो होगी ही, लेकिन साथ साथ ठंडी टेम्परेचर होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि इसकी सैलिनिटी, अगर ये सैलिनिटी कम भी है या ज्यादा भी है तो ये एडजस्ट कर लेता है, पर टेम्परेचर जो है कोल्ड ही होना चाहिए। That is why we see that most of the fucus, they are found in the northern coast of Atlantic coast of Europe, as well as northeast America। तो इधर बहुत ठंड होने के वजह से इसको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और डेंसिटी में भी मिलता है। तो ये जनरली प्रेफर करता है रॉकी शोर। पर कभी कभी देखा गया है कि ये जो एस्चुअराइन एरिया है, वहां पे थोड़ा मडी एरिया है, मैंग्रोव वाला एरिया है, उधर भी ग्रो कर लेता है ये फ्यूकस कॉटनी। This is the only species that can grow in muddy water. Otherwise, it is found to be growing in the intertidal region along with other brown algae जैसे लैमिनारिया या एस्कोफाइलम। अब देखते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी जो टेम्परेट रीजन है, जो टेम्परेट रीजन है, यहाँ पे ज्यादा ग्रो करता है। पर ये सिर्फ नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन में ही ग्रो करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो साउदर्न रीजन है, ये जो साउदर्न वाला पोर्शन है, साउदर्न हेमिस्फेयर वाला जो पोर्शन है, ये वाली पोर्शन, इसमें तो लैंड एरिया है ही कम। और क्योंकि ये इंटरटाइडल जोन में रहता है, दैट इज इंटरटाइडल जोन ऑफ द कॉन्टिनेंट, सो दैट इज व्हाई इट इज फाउंड ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही ये मिलता है। और कहाँ मिलता है, ये जो अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। मतलब अमेरिका की ईस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में मिलती है, और पैसिफिक की ये जो अमेरिकन वेस्ट कोस्ट है, इधर भी बहुत ज्यादा मिलता है। पर इसकी जो हाईएस्ट डेंसिटी है ये वाली एरिया में, दैट इज द यूरोपियन रीजन। और ये रीजन में काफी यूरोपियन रीजन में काफी एंडेमिक स्पीशीज भी मिलता है, जैसे फ्यूकस वर्सोइडिस एंड फ्यूकस रेडिकन्स। ये दोनों है एंडेमिक स्पीशी ऑफ फ्यूकस। अब इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं।
फ्यूकस के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्लांट है, तो इसके ऊपर बहुत सारे दूसरे रेड या दूसरे ग्रीन एल्गी ग्रो करता है। सो इट इज अ होस्ट प्लांट टू अदर एपिफाइटिक रेड एंड ग्रीन एल्गी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसकी जो है ये वाली प्लांट फ्यूकस वेसिकुलोसस, ये काफी शेल्टर देता है दूसरे मरीन एनिमल्स को, जैसे कि मरीन, बोथ मरीन वर्टिब्रेट एज वेल एज इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के लिए ये एक शेल्टर प्लांट का काम करता है। इस मतलब जहाँ पे ये इसकी ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है। लेकिन क्योंकि इसकी जो पत्ते हैं, फुल्ली मैच्योर जो प्लांट है, इसकी जो फ्रॉन्ड में से ये वाली सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट इज द फ्लोरोटैनिन निकलता है। क्योंकि ये फ्लोरोटैनिन जो है ये इंसानों के लिए तो इसकी बहुत ही थेराप्यूटिक यूज है, क्योंकि ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, एंटी डायबिटिक, एंटी लिपिडेमिक, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी है ये वाली फ्लोरोटैनिन की डिफरेंट कंपाउंड्स की। पर ये जो मरीन इन्वर्टिब्रेट्स है, इनके लिए तो ये जहर है। दैट इज वाई ओनली जो एकदम यंग प्लांट्स है, जो कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसको ही द मरीन वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट इसको खा सकते हैं। पर प्लांट जैसे जैसे मैच्योर होता है, इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होता है, तो इसकी जो इसकी इसकी जो मतलब इतनी सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक हार्बिवोरी डिटरेंट का काम करता है। जो जब प्लांट यंग रहता है तब फीड कर सकते हैं, मरीन मोलस्क इस पे फीड कर सकते हैं, लेकिन जैसे प्लांट बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, कोई भी वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट हो मरीन की लाइफ, इट कैनॉट ईट दिस फ्यूकस प्लांट। एंड दैट इज वाई अनदर थिंग इज दैट, क्योंकि ये फ्यूकस को खा नहीं सकते, तो दूसरे दूसरे जो प्लांट्स है, मतलब एल्गी है, जैसे अल्वा हो गया, एंटिरोमोर्फा हो गया, तो इसको ये सारे जो भी मरीन गैस्ट्रोपॉड है, इसको फीड करते हैं। तो and this feeding habit, of alva or enteromorpha, this actually ये help करता है फ्यूकस को। क्योंकि दूसरे प्लांट्स अगर मतलब ओवर ग्रेस्ड हो गए, ज्यादा अमाउंट में दूसरे प्लांट्स को खा लिए, तो इसकी ग्रोथ के लिए भी काफी जगह मिलेगी, ये शेडिंग नहीं होगी, तो इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी काफी लाइट मिलेगी। तो देखा गया है कि ये जो मरीन गैस्ट्रोपोड है, ये इनफैक्ट हेल्प करता है फॉर द फॉर दिस फ्यूकस प्लांट टू ग्रो। लेकिन डिस्पाइट इट्स वेरी टॉक्सिक नेचर दैट इज फ्लोरोटॉक्सिन, ये जब फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं और बीच में आके जम जाते हैं इन द रैक जोन अलोंग विथ अदर ब्राउन एल्गी, तब एक केल्प फ्लाई है, दो तीन स्पीशीज की केल्प फ्लाइज, जो कि वो बीच में इस वाले रैक जोन में जहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं, उधर क्या करते हैं, इस पे खाते भी है और इस पे एग भी ओविपोजिशन भी करते हैं, मतलब एग भी डिपॉजिट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जब मतलब डैमेज होके बीच में भी आके जमा होता है, तभी भी इट इज एक्टिंग एज ए फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये जो प्लांट है, ये काफी अल्कलाइन है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ अल्कली है, तो ये ग्लास मेकिंग और सोप मेकिंग में यूज किया जाता था पहले जमाने में, इन स्पेशली ब्रिटेन एंड स्पेन। क्योंकि ये वाले जो एरिया है, दैट इज ब्रिटेन एंड स्पेन, तो ये वाले एरिया में ये फ्यूकस बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते थे। तो ट्रेडिशनली पुराने जमाने में से ही इसको ग्लास मेकिंग और सोप मेकिंग में यूज किया जाता। इसको ट्रेडिशनली फर्टिलाइजर के तरह से भी यूज किया जाता इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दैट इज नॉर्वे, फिनलैंड, ये सारे रीजन, एज वेल एज इन स्कॉटलैंड। जो फ्यूकस सिरेटस है, that has been used in cosmetic industries
कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफी स्पेशली इसमें इसमें वो बहुत सारे तरह की वोलेटाइल ऑयल है और कैरोटीन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। सो इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी काफी यूज किया जाता। थैलासोथेरेपी। थैलासोथेरेपी मतलब थैलासोथेरेपी में एक्चुअली जो 18th सेंचुरी की जो बेनेडिक्ट मॉन्क्स है इन फ्रांस, दे वर यूजिंग दिस नॉट ओनली फ्यूकस बट ऑल्सो मड फ्रॉम द सी सॉल्ट, ये सारे यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जो बीमारी है इसको ठीक करने के लिए ये फ्यूकस एज वेल एज अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सी, इसको यूज किया जाता था। और ये काफी इफेक्टिव भी है क्योंकि आजकल भी ये अभी भी चलता है ये थैलासोथेरेपी। In fact, many people who are very ailing and aged, they have shifted to these areas permanently for undergoing this thalassotherapy. अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडर्न रिसर्च में भी इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तरह यूज किया जाता है क्योंकि ये डिफरेंट सैलिनिटी में भी ग्रो कर लेता है और इसकी जो साइज है ये ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, तो ये इजीली इट कैन बी मैनेज्ड इन द लैब। That is why it is used as a model organism in the study of polarity and सेल डेवलपमेंटल स्टेजेस। डेवलपमेंटल स्टेजेस मतलब जो जाइगोट से एक सेल डिवीजन होते होते फिर जो एंटायर बड़ा स्पोरोफाइट तैयार हुआ, ये सारे जो स्टेजेस बीच के हैं ये सारे हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस। और ये स्टेजेस इसमें क्या क्या फंक्शंस है इसकी और क्या क्या होता है इसमें, तो वो स्टडी करने के लिए फ्यूकस इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स है, हमको पता ही है कि डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वोलेटाइल ऑयल और इवन अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड भी इसमें है। तो इसीलिए इसको ट्रेडिशनली बहुत सारे डिजीज के लिए, जैसे वेट लॉस हो गया, प्रिवेंशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, विशियस ब्लड मतलब हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, तो ये सारे जो मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज है इसके लिए ये यूज किया जाता था ट्रेडिशनली। फिर इसको मिनरल डेफिशिएंसी के लिए भी यूज किया जाता था क्योंकि ये सी से बहुत ज्यादा अमाउंट में मिनरल एक्यूमुलेट करता था। तो ये स्पेशली जो गॉइटर है जिनको, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा काम करता था। लेकिन एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स है, तो जिनको स्पेशली जो ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज जिनको है उनको तो इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ आयोडीन से उनको उल्टा एलर्जी हो जाता था। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स कलेक्ट करता है, जरूरी तो नहीं है कि ये सिर्फ अपना जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल मिनरल्स हमारे लिए वही कलेक्ट करेगा, ये इनफैक्ट हैवी मेटल्स भी एक्यूमुलेट करता और रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स भी मतलब रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी एक्यूमुलेट करता। तो अ, क्योंकि ये जो हैवी मेटल्स और रेडियो एक्टिव मेटल्स जो भी है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड्स जो भी है, ये सभी के लिए तो हार्म करता ही है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, वो अगर इनको कंज्यूम कर लेता है तो उनकी जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकता है, या जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो वो बेबी जो है इन्फेंट जो है उनकी मोर्टेलिटी भी हो सकता है ड्यू टू दिस हेवी मेटल एंड दिस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड। सो हम देख रहे हैं कि इसकी जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव बेनिफिट भी है पर ज्यादा अमाउंट में या कुछ कुछ केसेस में ये हार्मफुल भी हो रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी जो ब्लड क्लॉट जो होता है वो स्लो कर देता है। दैट इज वाई कोई भी सर्जरी के पहले दो मतलब 2 वीक पहले से ही इसको एडवाइजेबल रहता है कि इसको हम ना खाएं।
अब आते हैं इसकी जो मॉर्फोलॉजी मतलब थैलस स्ट्रक्चर। इसकी जो थैलस है ये तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि जो अटैचमेंट वाला पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट या हैप्टेरन। सो ये जो होल्ड फास्ट और हैप्टेरन ये अटैचमेंट का काम करता है। ये जैसे रूट पेनिट्रेट कर जाता है सॉइल में, ये रॉक्स में पेनिट्रेट तो नहीं करता है लेकिन एक चिपचिपा गमी सब्सटेंस निकालता रहता है जिससे कि ये एकदम चिपके रहे वो रॉक्स के ऊपर। फिर जो होल्ड फास्ट के ऊपर जो है ये वाली पोर्शन, ये ग्रीन वाली पोर्शन जो है इसको बोलते हैं स्टाइप, जो कि बहुत ही टफ मटेरियल का बना हुआ है। और उसके ऊपर ये वाली जो एंटायर ये वाली पोर्शन है इसमें हम देखते हैं कि ये काफी चपटा हुआ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। और ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, ये वाली इसको बोलते हैं हम फ्रॉन्ड। तो जो प्लांट बॉडी है ये काफी आइदर तो लेदरी हो सकता है या कार्टिलेजिनस हो सकता है, पर इसके ऊपर हर वक्त एक बहुत ही मोटा सा म्यूसिलेज का एक लेयर रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्लांट फ्यूकस एल्गी जो कि इंटरटाइडल रीजन में रहता है, क्योंकि ये हाई टाइड और लो टाइड के बीच वाले रीजन में रहता है। तो इन लो टाइड ये एक्सपोज्ड हो जाता है सन, और इस पे काफी डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो दैट इज वाई एक अगर म्यूसिलेज का लेयर रहता है तो हमको पता ही है कि म्यूसिलेज जो है ये पानी को सिर्फ अब्सॉर्ब भी नहीं करता है, ये पानी को रिटेन भी करता है। तो इसलिए अगर इसके ऊपर में एक म्यूसिलेज का लेयर बना हुआ है तो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में हम नहीं है, तो हाँ हम हमारे ऊपर ये जो फ्रंट के ऊपर एक म्यूसिलेज का लेयर है, तो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द फ्रॉम ड्राई। अब जो इसकी जो फ्रंट है, इसकी फ्रंट जो है ये काफी चपटा हुआ है और इसमें एक जो है मिड रिब जैसा पोर्शन है। और ये वाली जो एक साइड दिख रहा है और ये वाली दूसरी साइड। तो हम देखते हैं जो फ्रंट है एक तो ये चपटा है, इसमें एक मिड रिब वाला रीजन है, और दोनों साइड में जो चपटा वाला पोर्शन है उसमें हम देखते हैं एक यूनिक चीज, ये वाली जो है एयर ब्लडर। हम देखते हैं कि एयर ब्लडर आइदर तो एकदम पेयर में है या अलग अलग से है, पर मिड रिब की दोनों साइड में है। और ये एयर ब्लडर जो है जिसको हम न्यूमेटोसिस्ट या एयर वेसिकल भी बोलते हैं, ये इसमें एयर भरा है, तो ये बॉयंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है, प्लांट जो है ये जब हाई टाइड होता है तो ये फ्लोट करता है। पर कुछ कुछ जो स्पीशीज है उनमें से जैसे सेरानोइडीज, कॉटोनी और डिस्टिकस, ये सारे स्पीशीज में एयर ब्लडर नहीं होता है, क्योंकि ये स्पीशीज ही बहुत छोटी है, मतलब इसकी जो साइज है बहुत ही छोटी है। और ये मतलब ऐसे बहुत ही शैलो वाटर में रहता है, तो इसको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब बॉयंसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम देखे हैं कि एयर ब्लडर कुछ कुछ स्पीशी में है, कुछ कुछ स्पीशी में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम एयर ब्लडर, इसकी जो एपिकल रीजन है अगर हम इसको जूम करके देखें तो इसकी जो एपिकल रीजन ऐसी है, और इसमें एक फोर साइडेड एक एपिकल सेल है, एपिकल सेल है। और ये एपिकल सेल से ही फर्दर ग्रोथ होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एपिकल ग्रूव है दैट इज द साइट ऑफ ग्रोथ। सो ग्रोथ इसकी जो है ये एपिकल, नॉट इंटर कैलरी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी और एक फीचर है कंसेप्टकल। अब ये जो सोलेन वाला पोर्शन दिख रहा है एट द टिप, ये येलोइश पोर्शन, इसको बोलते हैं हम कंसेप्टकल।
इसको एक्चुअली बोलते हैं हम रिसिप्टैकल, सॉरी रिसिप्टैकल। और ये रिसिप्टैकल पोर्शन में बहुत सारे कंसेप्टैकल है। अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे प्लांट को, तो ये वाला सोलन पोर्शन में बहुत सारे ऐसे कैविटीज दिख जाएंगे। ये सारे कैविटीज को हम बोलते हैं कॉन्सेप्टकल, जिनमें की रहता है इसकी जो गैमिटेंजिया या गैमेट फॉर्मिंग और सेक्स ऑर्गन। तो हमको देखता है कि ये जो है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पोर्शन। सो this portion, that is the receptacle, contains inside it many conceptacle। और कभी कभी होता है कि ये पोर्शन सोलन तो हो जाती है, लेकिन इसकी अंदर जो रहती है कैविटी, वो एकदम एम्प्टी रहती है। तो वो वाले एम्प्टी कैविटीज को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं क्रिप्टोस्टोमाटा या क्रिप्टोब्लास्ट। तो हमने देखा कि सोलन पोर्शन, दैट इज रिसिप्टैकल में दो टाइप के कैविटीज रहते हैं। एक में सेक्सुअल ऑर्गन रहती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्टकल, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन नहीं रहती है, सिर्फ हेयर सेल्स रहती है। तो वो वाले को बोलते हैं हम क्रिप्टोब्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमाटा। अब इसकी एनाटोमी में आते हैं। इधर से दिख ही रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन है और एकदम इनर सा पोर्शन है। तो इसकी जो अगर इसकी जो फ्रंट देखें, हम इसको अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में तीन पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टोडर्म, या इसको हम पैलिसेड लेयर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है, इनमें जो पैलिसेड सेल्स है, ये एक के ऊपर एक के साइड में एक रहती है और इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं रहती है। तो दिस इज पैरेन्काइमेटोस एंड वेरी क्लोजली पैक्ड। और इसकी मेन फंक्शन है, मेरिस्टोडर्म की मेन फंक्शन है इसकी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये इसकी जो है, ये सेल काफी वैक्यूलेटेड है, पर इसकी जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, इसमें काफी क्लोरोप्लास्ट भरा है। और ये जो है, ये वाला सेंट्रल वैक्यूल पोर्शन है, और ये जो साइड वाले पोर्शन है, ये वाले, ये है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि इसमें नॉट ओनली क्लोरोफिल ए एंड सी, बट डिफरेंट टाइप ऑफ कैरोटीन, xanthophyll। तो मेनली ये पेरिफेरल पोर्शन जो है, ये फोटोसिंथेटिक। और ये जो वैक्यूल है, ये वाली जो वैक्यूल है, इसके अंदर एक रहती है एक न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कनेक्टेड है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से। इसको हम ये वाले पोजीशन में इसको मेंटेन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ऐसा है ये कंपैक्ट वाला पोर्शन, पैलिसेड लेयर, जिसकी मेन फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस है, पर इसकी जो साइड फंक्शंस है, इसमें काफी म्यूसिलेज भी म्यूसिलेज भी सीक्रेट होता है। और इसकी इसकी जो ऊपर वाली पोर्शन है, इसमें काफी मोटा सा एक क्यूटिकल का लेयर भी रहता है। तो हम देखते हैं कि अपर वाला पोर्शन ये हो रह गया। अब इसकी नीचे वाली जो पोर्शन है, कोर्टेक्स, तो ये वाली पोर्शन इसमें देखते हैं कि फर्दर इसको हम दो टाइप ऑफ सेल्स से डिवाइड कर सकते हैं। एक ये जो अपर वाली कोर्टेक्स है, ये काफी थिक वॉल्ड, और इसमें काफी जो इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम है, और ये थिक वॉल्ड रहती है। और जो इनर वाली पोर्शन है, इनर कोर्टेक्स, ये वाली पोर्शन, इसमें सेल तो थोड़ा गोल गोल से रहते हैं, और काफी स्टोर्ड मटेरियल भरे रहते हैं। तो ये जो अपर वाला पोर्शन है, इसकी जो फंक्शन है, ये है फोटोसिंथेसिस। और ये जो लोअर वाला पोर्शन है, इसकी फंक्शन मेनली है कि स्टोरेज।
ये लोअर वाला पोर्शन है, ये वाली पोर्शन ये स्टोरेज के लिए है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है अपर आउटर कोर्टेक्स, ये वाली सेल्स सारे फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आता है इनर मेडला। जो इनर वाला पोर्शन एकदम इनर मोस्ट पोर्शन है, उसमें हम देखते हैं कि काफी लंबा जैसा सेल्स है, और इस ये वाले सेल्स को हम मेडलरी हाइफा भी बोल सकते हैं। इसका मेन फंक्शन है कि जो भी फूड मैटर है ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना। सो हम देखते हैं कि जो पैलिसेड लेयर है इसकी दो फंक्शंस है, एक तो फोटोसिंथेसिस हो गया, एक म्यूसिलेज सिक्रीशन। कोर्टेक्स का दो फंक्शन है, एक तो फोटोसिंथेसिस, एक हो गया स्टोरेज। और मेडला का दो फंक्शन, एक तो है कि कंडक्शन ऑफ फूड, और दूसरा है कि म्यूसिलेज सिक्रीशन। क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में, ये वाली अगर हो गई इसकी पैलिसेड लेयर, ये वाली कोर्टेक्स हो गई, तो ये वाली पैलिसेड लेयर जो मैं ब्लू में ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली अगर कोर्टेक्स हो गया जो ग्रीन में ड्रॉ कर रही हूँ, जो इनर वाला मेडला जो मैं येलो में ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाले लेयर तक कॉन्सेप्टकल्स आ जाते हैं। कॉन्सेप्टकल्स जो कि जिनमें सेक्स ऑर्गन रहते हैं, तो ये मेडलरी रीजन तक आ जाता है। और ये जो म्यूसिलेज है जो कि जो इनर मेडलरी रीजन में बन रहा है, ये धीरे धीरे कंसेप्टकल को फिल करता है, ताकि जो भी एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया, सॉरी एंथ्रीडिया या उगोनिया में जो भी एग या स्पर्म पैकेट तैयार हो रहा है, तो म्यूसिलेज से वो इजीली बाहर निकल सके। दैट इज व्हाई द म्यूसिलेज सिक्रीशन। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी। अभी देखते हैं इसकी जो थ्रेट या कंजर्वेशन एफर्ट। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये टेम्परेट रीजन में रहना पसंद करता है, और सैलिनिटी भी कम हो रही है, और ऑयल कंटेमिनेशन का मतलब ऑयल स्पिल से काफी ऑयल कंटेमिनेशन भी हो रहा है। तो ये तीनों फैक्टर ब्राउन एल्गी स्पेशली फ्यूकस के लिए काफी एंडेंजरिंग फैक्टर है। और इनफैक्ट कुछ कुछ जो एंडेमिक स्पीशी है, स्पेशली जो बाल्टिक सी रीजन में कुछ एंडेमिक स्पीशी जैसे फ्यूकस रेडिकेंस है, ये काफी एंडेंजर्ड हो गया था। इसीलिए प्रोजेक्ट के द्वारा इसको कंजर्वेशन किया गया, where not only the entire area is protected from oil contamination या ग्लोबल वार्मिंग की तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, पर ऑयल स्पिल को हम कर सकते हैं थोड़ा। तो उधर जो भी स्पीशीज था, इनमें जो भी स्पीशीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा था, तो स्पेशल प्रोटेक्शन वाज गिवन टू दोज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। और जिनमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हो रहा है, तो उनको भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, लेकिन प्रायोरिटी दिया जा रहा था सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन को। और क्योंकि ये स्पीशी इसकी अलग अलग स्पीशी रहती है, तो एक जगह पे अगर डीन्यूडेशन हो गया है, एक भी स्पीशी नहीं बचा, तो उधर दूसरे टाइप ऑफ स्पीशी को उधर डाला नहीं जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ जो स्पीशी पहले था वो वाले स्पीशी को ही उधर डाला जा रहा था, बिकॉज then it will be loss of one species of fucus at the cost of another. That is why these conservation efforts were done. So that was all about the first part of the video where I discussed the morphology anatomy of fucus, इसकी क्या क्या थ्रेट फैक्टर्स और कैसे कैसे इसको कंजर्वेशन किया गया है, इसकी इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये मिलता है, और इसकी जो हैबिटेट क्या है, ये सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में
मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ नया टॉपिक में डिस्कशन करने का है तो उसको भी आप यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।